चलिए बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक की, जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। मैंने अक्सर देखा है लोग इस टॉपिक से डरते हैं, घबराते हैं, इससे बचने की कोशिश करते हैं। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए उनको लगता है कि लंबा चौड़ा टॉपिक है, 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, पता नहीं क्या क्या है। लेकिन आप बताइए, क्या किसी टॉपिक से ऐसे बच के भागने से चल जाएगा? ऐसे घबराने से चल जाएगा? मैं तो सोचता हूं नहीं चलेगा साहब। और जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं तब तो हरगिज नहीं चलेगा। सर ऐसा क्यों? अरे पहला पायदान है, सीधी सी बात है, फर्स्ट स्टेप है। अगर आपको है ना इंग्लिश सीखनी है और इंग्लिश में अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही नॉलेज नहीं, तब तो बहुत ज्यादा गड़बड़ है, बहुत ज्यादा गलत है। आप सीखिए, इसे समझिए, ऐसे घबराने से काम चलेगा नहीं। अब आप कहेंगे सर कहां से सीखे, कहां से समझे? अरे जहां से आपको समझ में आता है, जहां से आपका कंसेप्ट क्लियर होता है, वहां से। ठीक है, कई लोग हैं जो कोशिश करते हैं है ना ये कंसेप्ट क्लियर करने की, मैं भी कर रहा हूं। तो आइए बात करते हैं कि क्या होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक, तो मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस बोला है, मेरा फेवरेट है ना, मुकेश इज अ गुड बॉय, है ना, मुकेश इज अ गुड बॉय। अब आप ये देखिए कि कोई भी सेंटेंस कब बनता है। हम क्या कहते हैं कि भाई सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस का मतलब होता है सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सही बात है, सेंटेंस वर्ड्स का ग्रुप है। कहने का मतलब हो गया, आप दुनिया का कोई भी सेंटेंस बोलिए, उसमें क्या होंगे? शब्द होंगे, शब्दों का समूह होगा साहब, बहुत सारे शब्द होंगे। अरे एक भाषा बनी किससे है? भाषा बनी है शब्दों से। सही बात है, इतने सारे शब्द पढ़े, इतने सारे वर्ड्स पढ़े है ना हर एक लैंग्वेज में। तो इन वर्ड्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं, अलग अलग क्लास में इनको बिठा सकते हैं, और ये क्लासेस ही क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। मैंने क्या कहा आपको कि इंग्लिश में भी बहुत सारे क्या है? शब्द है। साफ सुथरी बात है, इंग्लिश एक भाषा है, इसमें बहुत सारे शब्द हैं, उन शब्दों से ही मिलकर क्या बनी है हमारी भाषा इंग्लिश। तो ये जो इतने सारे शब्द हैं, इनको हम अलग अलग क्लास में बिठा सकते हैं, अलग अलग क्लास में हम रख सकते हैं। कितनी क्लासेस हैं? 9 क्लासेस हैं। सही है, तो ये जो क्लासेस है ना, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम शब्दों को क्लासिफाई कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। सही बात है, और जिन कैटेगरीज में, जिन क्लासेस में हम बांट रहे हैं, इन्हीं क्लासेस का नाम क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपको क्लियर हो गया होगा। आइए बात करते हैं, जैसा मैंने लिखा है वैसे सुनिए। द डिफरेंट कैटेगरीज इनटू व्हिच वर्ड्स आर डिवाइडेड बेस्ड ऑन देयर वर्क एंड पोजीशन। कहने का मतलब हो गया कि साहब ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, ये शब्दों को अलग अलग कैटेगरी में रखती हैं, उनके काम के आधार पर और उनकी स्थिति, मतलब वाक्य में वो कहां बैठेंगे। किसी सेंटेंस में साफ सुथरी बात है, शब्दों की जगह भी है साहब, कि ये शब्द यहीं बैठेगा, ये शब्द ऐसा है तो ये यहीं बैठेगा। तो कहने का मतलब हो गया कि अलग अलग जगह के हिसाब से, उनके अलग अलग काम के हिसाब से उनको अलग अलग क्लास मिली है, उनको अलग अलग कक्षा मिली है, उनको अलग अलग कैटेगरी मिली है। क्लियर है? तो शब्दों को उनके कार्यों के आधार पर, उनकी स्थिति के आधार पर अलग अलग कक्षाओं में बांटा गया है, और इन्हीं कक्षाओं को हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्लियर हो गया होगा। आइए बात करते हैं। वैसे मैंने आपको कह दिया है कि 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो इनमें सबसे पहला जो पार्ट है ना, वो है नाउन। तो आइएगा बात करते हैं नाउन की। नाउन को हिंदी में हम संज्ञा कहते हैं, और हम जानते हैं संज्ञा किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। ऐसा ही इंग्लिश में भी है ना, द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, इमोशन। क्लियर है? ठीक है, तो इनके नाम जो हैं वो क्या कहलाते हैं? नाउन। जैसे मुकेश एक नाउन है, जैसे जोधपुर एक नाउन है, ठीक है, जैसे ऑनेस्टी एक नाउन है, जैसे पेन एक नाउन है। क्लियर है? तो ये इनके नाम है। तो हम जब किसी को कोई नाम देते हैं तो वो नाम क्या कहलाता है? एक नाउन। क्लियर है? तो ये होता है नाउन। चलिए दूसरे पार्ट की बात करते हैं, जो है प्रोनाउन। क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन को हम हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम। और हम जानते हैं, है ना, हमने हिंदी में अक्सर पढ़ा है कि संज्ञा के बदले काम आने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। संज्ञा के बदले काम आने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। यही इंग्लिश में है, नाउन की जगह पे है ना काम आने वाले वर्ड ही क्या है? प्रोनाउन। मैंने लिखा है, आइए बात करते हैं। मैंने लिखा है द वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। क्लियर है? जो नाउन की जगह पे काम आते हैं, सो दैट द नाउन इज नॉट रिपीटेड, है ना, और उनसे क्या होता है कि नाउन को हमें बार बार रिपीट करना पड़ता नहीं है। सीधी बात है। तो नाउन के बदले काम आने वाले शब्द
ताकि हमें नाउन को बार बार रिपीट ना करना पड़े। तो ये शब्द ही क्या है, सर्वनाम है। इन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। सर एक आधा एग्जांपल देके समझाइए, आइए बात करते हैं। राम इज अ गुड स्टूडेंट, ही स्टडीज डेली। मैंने कहा राम इज अ गुड स्टूडेंट, यहां पे जो राम आपको दिखाई दे रहा है ये नाउन है, लेकिन इसके बदले मैंने यहां पर लगाया ही, यही है ना, ये राम के लिए ही मैंने प्रयोग किया है, ये राम के लिए ही मैंने यूज किया है। तो साफ सुथरी बात है, द वर्ड है ना दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। क्लियर है? तो शब्द जो कि नाउन के बदले काम आ रहा है, राम के लिए ही यही आया है ना। राम एक अच्छा छात्र है, वह रोजाना पढ़ता है। तो ये जो वह लिखा है, ये जो ही लिखा है, यही क्या है, प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि ये राम की जगह पे आ रहा है। क्लियर है? तो इनको हम कहते हैं प्रोनाउन। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अगले वाला जो अपना पार्ट है वो है वर्ब। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वर्ब। वर्ब को हम हिंदी में क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया। तो आइएगा बात करते हैं, कोई भी कार्य हम जिसे कहते हैं। ठीक है सर। अ वर्ब दैट शोज एन एक्शन, अ स्टेट और पोजीशन इज कॉल्ड अ वर्ब। कहने का मतलब हो गया कि जो वर्ब है वो शो करती है, क्या शो करती है, एक्शन शो करती है, स्टेट शो करती है, पोजीशन शो करती है। सीधी बात है। एक्शन तो हम जानते हैं, हमने अक्सर पढ़ता है क्रिया। क्रिया का मतलब क्या, कार्य। जो भी हम काम करते हैं, उठना बैठना सोना जागना आना जाना खाना पीना, जो भी हम काम करते हैं वो सब क्या है, वर्ब है। लेकिन ध्यान देना, ऐसी वर्ब्स भी होती है जो स्टेट बताती है, जो पोजीशन बताती है। ध्यान दें। क्लियर है? तो स्टेट, पोजीशन, एक्शन को बताने वाले जो शब्द होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल्स के तौर पे लिखा है, मुकेश टीचेस इंग्लिश, है ना। तो ये एक्शन हो गया। क्या हो गया? एक्शन। मुकेश टीचेस इंग्लिश। तो ये जो टीच है ना, ये क्या है, वर्ब है। नेक्स्ट, द चिल्ड्रन वर टायर्ड। द चिल्ड्रन वर टायर्ड, ये जो वर है ये स्टेट बता रहा है कि बच्चे कैसे थे, थके हुए थे, उनकी अवस्था की बात कर रहा है। तो द चिल्ड्रन वर टायर्ड। ओके सर। The valley lies between two mountains. The valley lies between two mountains. तो ये पोजीशन की बात कर रहा है कि जो वैली है वो दो माउंटेन्स के बीच में है। बात समझे कि नहीं समझे? तो कहने का मतलब गया है ना, ऐसे शब्द जो एक्शन को बयां करते हैं, एक्शन बताते हैं, स्टेट बताते हैं, पोजीशन बताते हैं, उनको ही हम क्या कहते हैं, वर्ब। क्लियर हो गया होगा? नेक्स्ट, अगला अगर हम पार्ट देखें तो वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, ठीक है। एडजेक्टिव जो होते हैं वो होते हैं विशेषण। क्या होते हैं? विशेषण। अब हमने हिंदी में पढ़ा है कि क्रिया किसी संज्ञा, किसी सर्वनाम के शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द, यही है, सेम है ना। यहां पर भी ऐसा ही है कि ये जो शब्द होते हैं, ये जो वर्ड्स होते हैं, ये नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं, उनकी क्वालिटी की बात करते हैं। देखिए मैंने लिखा है, a word that describes the quality of a noun or pronoun is called adjective. क्लियर हो गया होगा? ठीक है सर, कैसे? एग्जाम्पल देके बताइए। तो देखिए मैंने बताया, राधा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। ये जो ब्यूटीफुल है ये एक एडजेक्टिव है। क्यों सर? क्योंकि ये इस गर्ल को है ना, इस गर्ल की क्वालिटी की बात कर रहा है कि ये जो लड़की है वो कैसी है, सुंदर है। बात समझे कि नहीं समझे? तो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी की बात करने वाला है ना, उनको मॉडिफाई करने वाला जो शब्द होता है वही क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। क्लियर हो गया होगा? ठीक है। जैसे अगर मैं ऐसा भी कहता, शी इज ब्यूटीफुल, मान लीजिए आई नो राधा, मान लीजिए सेंटेंस लिखा आई नो राधा, शी इज ब्यूटीफुल। क्लियर है? तो मैंने यहां पर शी लगाया, किसके लिए लगाया, राधा के लिए, और ब्यूटीफुल लगाया शी के लिए। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं नाउन को या फिर प्रोनाउन को, ठीक है ना, उन दोनों की क्वालिटी को बताने वाले शब्द, वर्ड्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। क्लियर? आइएगा बात करते हैं नेक्स्ट, एडवर्ब। अब एडवर्ब क्या होता है सर? तो सुनिएगा, देखिए, अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। क्लियर है? बहुत ही सुनने में तो काफी लगता है कि जैसे काफी पेचीदा है, लेकिन सुनिएगा, अभी क्लियर करते हैं। देखिएगा भाई, एडजेक्टिव तो किसकी क्वालिटी को बताते हैं या किसे मॉडिफाई करते हैं, नाउन या प्रोनाउन को, जबकि एडवर्ब किसे मॉडिफाई करते हैं, वर्ब को, एडजेक्टिव को और अनदर एडवर्ब। क्लियर है? तो एडवर्ब जो होते हैं वो वर्ब को, एडजेक्टिव को और दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हैं जो कि एडवर्ब्स हैं, ठीक है, जैसे क्विकली, लाउडली, फास्ट, वेरी, डेली, हियर, ये एडवर्ब्स है।
लेकिन फिर भी मैंने जो यहाँ पर कहने का मतलब जो डेफिनेशन लिखी है, जैसे मैंने डिफाइन किया है, उसको एक बार एग्जांपल से समझ लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कैसे सर एक एडवर्ब एक वर्ब को मॉडिफाई करता है, एक एडजेक्टिव को करता है या दूसरे है ना एडवर्ब्स को करता है। ठीक है, तो देखिएगा, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, राम इज वेरी इंटेलिजेंट बॉय। क्लियर है? अब देखिए, ये जो बॉय है वो नाउन है और नाउन की क्वालिटी बता रहा है ये वर्ड इंटेलिजेंट, सीधी बात है। और नाउन की क्वालिटी बताने वाले वर्ड्स क्या होता है? एडजेक्टिव, सॉरी एडजेक्टिव। क्लियर है? ये एडजेक्टिव हो गया और इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई भी कर रहा है। देखिए, इसको भी कोई शब्द है, इसको भी कोई वर्ड जो मॉडिफाई कर रहा है, और वो वर्ड है वेरी। कि लड़का इंटेलिजेंट है, ठीक है, लेकिन इंटेलिजेंट भी कैसा है? वेरी है। ठीक है, तो इंटेलिजेंट वर्ड को मॉडिफाई किया जा रहा है इस वर्ड के द्वारा, वेरी के द्वारा, और इसीलिए ये वेरी क्या है? एडवर्ब। आपको क्लियर होगा? तो ये हो गया एडजेक्टिव को बताने वाले। ठीक है, दूसरा हम लेते हैं जिससे वर्ब को बताने वाले। तो देखिएगा, देखिए, माय हॉर्स रन्स फास्ट। अब देखिएगा, यहां पर ये जो रन है ना, ये जो रन्स लिखा मैंने, ठीक है, ये वर्ब है, सीधी बात है, ये वर्ब है। और इस वर्ब को मॉडिफाई करने वाला वर्ड बैठा है फास्ट। देखिए आप, बैठा है फास्ट, तो ये फास्ट रन को मॉडिफाई कर रहा है कि मेरा घोड़ा दौड़ता है, लेकिन कैसा दौड़ता है? तेज। सीधी बात है, कैसा दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो इस रन को, इस वर्ब को मॉडिफाई किया जा रहा है फास्ट वर्ड के द्वारा, और इसीलिए ये जो फास्ट वर्ड है ये एक एडवर्ब है। क्लियर है? तो ये हो गया वर्ब को मॉडिफाई करना। अब हम बात कर लेते हैं एडवर्ब को मॉडिफाई करना। तो देखिएगा, इसी सेंटेंस में हम ये जो फास्ट लिखा हुआ है इसको एक बार मिटाते हैं। ठीक है, आइएगा, देखिए, मैंने लिखा है माय हॉर्स रन्स, लेकिन मैं यहां पर अगर मैं ऐड कर देता हूं वेरी फास्ट। क्लियर है? तो अब देखिए, अब यहां पर सुनना, रन्स को मॉडिफाई करने वाला कौन है? फास्ट, एडवर्ब हो गया। अब फास्ट को भी मॉडिफाई करने वाला वर्ड बैठा है कौन? वेरी। ये जो वेरी है वो फास्ट को मॉडिफाई कर रहा है, और फास्ट कौन है? एक एडवर्ब। तो हुआ ना, दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई करने वाला वर्ड या शब्द क्या होता है? एडवर्ब। तो इस प्रकार एक एडवर्ब एक वर्ब को मॉडिफाई करता है, एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, और दूसरे एडवर्ब्स को भी मॉडिफाई करता है। तो इस प्रकार से ये है एडवर्ब्स। चलिए बात करते हैं हमारे अगले वाले पार्ट की, जो कि है प्रेपोजिशन। ओके सर, क्या होता है प्रेपोजिशन? तो सुनिएगा, मैंने लिखा है, द वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अदर नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड प्रेपोजिशन। एक नाउन या प्रोनाउन का संबंध किसी दूसरी नाउन या प्रोनाउन के साथ बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? प्रेपोजिशन। एक नाउन या प्रोनाउन की रिलेशनशिप बताता है, किसके साथ? दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ। क्लियर हो गया? तो इन शब्दों को हम क्या कहते हैं? प्रेपोजिशन। बहुत सारे, इन हो गया, ऑन हो गया, अंडर हो गया, इनटू हो गया, बिहाइंड हो गया, अमंग हो गया, बिटवीन हो गया, बिफोर हो गया, आफ्टर हो गया, बहुत सारे हैं। क्लियर है? आइएगा बात करते हैं, सुनिएगा। जैसे एग्जांपल लिखा मैंने, ताकि ये जो मैंने डेफिनेशन लिखी है उसको भी हम क्लियर कर सकें। मैंने लिखा है द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक इज ऑन द टेबल। तो ये जो ऑन है ना, ये प्रेपोजिशन है। क्यों? क्योंकि ये बुक को, है ना, टेबल के साथ रिलेट कर रही है। देखिए आप, क्लियर है? इसका संबंध इससे बता रही है ना। ये जो ऑन प्रेपोजिशन है वो किताब का संबंध किसके साथ जोड़ रही है? टेबल के साथ जोड़ रही है। कि किताब है कहां है? टेबल पर। सही बात है, किताब है कहां है? टेबल पर। तो किताब और टेबल के बीच में इसने क्या जोड़ा? संबंध जोड़ा, कनेक्शन जोड़ा, रिलेशनशिप जोड़ी। क्लियर है? तो ऐसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन का, किसी एक नाउन या प्रोनाउन का संबंध दूसरी नाउन या प्रोनाउन से जोड़ते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं? प्रेपोजिशन। ठीक है सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंजंक्शन, है ना। अभी कंजंक्शंस क्या होते हैं, आइएगा बात करते हैं। द वर्ड दैट जॉइंस टू वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस टुगेदर इज कॉल्ड कंजंक्शन। क्लियर है? दो वर्ड्स को जोड़ने वाले, है ना, ऐसे वर्ड जो दो अलग अलग वर्ड्स को जोड़ते हैं, दो अलग अलग फ्रेजेस को जोड़ते हैं, या हम ये कहें दो अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। सही बात है। कुल मिलाकर ये जोड़ने का काम करते हैं। दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को, दो सेंटेंसेस को, इनको जोड़ने का काम करते हैं। उन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं? कंजंक्शन। क्लियर है? आइएगा बात करते हैं, बहुत सारे कंजंक्शंस है ना। एंड हो गया, और हो गया, नॉट ओनली बट ऑल्सो हो गया, आइदर और हो गया, नाइदर नॉर हो गया, कई सारे सब, सो दैट हो गया, दैट हो गया, कई सारे कंजंक्शन है। ठीक है सर। बिकॉज हो गया। क्लियर है? तो देखिएगा, देखिए, आई मिस द बस बिकॉज आई वॉज लेट।
आई मिस द बस बिकॉज आई वॉज लेट। मैं बस मिस कर गया, मैं बस चूक गया। क्यों? क्योंकि मैं लेट था। तो देखिए यहां पे दो सेंटेंस है, आई मिस द बस, है ना, आई वॉज लेट। ये दो सेंटेंसेस है और इन दोनों को जोड़ा गया किसके द्वारा? बिकॉज के द्वारा। तो बिकॉज क्या हो गया? कंजंक्शन। क्लियर है सर? नेक्स्ट देखिएगा, राहुल इज अ टैलेंटेड प्लेयर बट अ लेजी वर्कर, है ना। ये यहां पर दो फ्रेजेस को जोड़ने का काम कर रहा है। अब आप कहेंगे सर फ्रेजेस क्या होते हैं? तो फ्रेजेस जो है वो भी शब्दों का समूह होता है, लेकिन वो अकेले आ जाए ना तो उनका कोई मायना नहीं रहता है, वो कोई स्पष्ट अर्थ नहीं देते हैं। उनको सेंटेंस में लेंगे तभी हमें समझ में आएगा कि ये क्या अर्थ दे रहे हैं। समझे कि नहीं समझे? किसी वाक्य के बिना फ्रेज का कोई औचित्य नहीं होता है, आप समझ गए होंगे। तो कुल मिलाकर वो अकेले किसी प्रकार से अर्थ देते नहीं है। जब वो किसी वाक्य का हिस्सा बनते हैं, किसी सेंटेंस का पार्ट बनते हैं, तब जाकर वो मीनिंगफुल होते हैं। क्लियर है? तो उन्हें हम क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं। ओके, तो राहुल इज अ टैलेंटेड प्लेयर, ये जो लिखा है अ टैलेंटेड प्लेयर, ये फ्रेज है साहब, ठीक है। अ लेजी वर्कर, ये भी फ्रेज है ना, वर्ड फ्रेज है ये दोनों ही, ठीक है सर। तो देखिए इन दोनों ही वर्ड फ्रेजेस को कनेक्ट करने का, जोड़ने का काम कर रहा है इस कंजंक्शन ने, जो कि है बट। क्या है? बट। तो देख लीजिए ये क्या है? कंजंक्शन है। तो राहुल इज अ टैलेंटेड प्लेयर बट अ लेजी वर्कर। तो कुल मिलाकर दो शब्दों को जोड़ने वाले, दो वर्ड फ्रेजेस को जोड़ने वाले, या हम ये कहें दो सेंटेंसेस को जोड़ने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? कंजंक्शन। क्लियर है सर? नेक्स्ट हम बात करते हैं 8वें हमारे पार्ट की, जिसका नाम है इंटरजेक्शन, है ना। इंटरजेक्शन बहुत सुनिएगा, देखिए क्या होता है इंटरजेक्शन। द वर्ड दैट शोज सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। वे शब्द जो सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को बताते हैं, कई सारे ऐसे शब्द हैं, है ना, जो आपकी सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को बयां कर देते हैं। कहने का मतलब क्या, इन शब्दों का प्रयोग जब भी आदमी, जब भी व्यक्ति करता है तो वो एक्सक्लेम करता है, टपाक से बोलता है। और बता दूं कि इन शब्दों को बोलते समय उसके चेहरे पे हाव भाव निकलते हैं, एक्सप्रेशंस निकलते हैं, बिल्कुल उन शब्दों से जुड़े हुए, है ना। तो कहने का मतलब कि हाव भाव निकलते, एक्सक्लेम करते हैं ये शब्द। जैसे मान लीजिए कि कोई कार जा रही है और बहुत ही गजब की है, उसको देखकर आदमी को काफी आश्चर्य हुआ, तो क्या कहेगा? वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल कार। तो उसके चेहरे पर ही हमें पता पड़ गया, है ना, उसके चेहरे के हाव भाव निकले कि इस आदमी को काफी, है ना, आश्चर्य हुआ है कि यार कितनी गजब की कार है। क्लियर है? वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल कार। क्लियर है? जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे जो थे वो मैच खेल रहे थे और जीत गए, तो क्या कहेंगे? हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। क्लियर है? तो कहने का मतलब क्या, ऐसे हाव भाव। कोई जैसे दुखी हो गया, ठीक है, कोई काफी बेचारा दुखी है, कोई ऐसी शॉकिंग कोई न्यूज आई उसे, ठीक है, ओ गॉड ही इज नो मोर, है ना। तो चेहरे पर आपको हाव भाव दिखाई देते हैं, एक्सक्लेम करता है अंदर से, टपाक से, है ना, मतलब एक झटके के साथ वो फीलिंग बाहर आती है। हम इन्हीं शब्दों को क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन। क्लियर है? फिर इसके बाद हम बात करते हैं हमारे अगले वाले पार्ट ऑफ स्पीच की, जो है डिटरमिनर, है ना, डिटरमिनर। डिटरमिनर को पढ़ने से पहले मैं इसके बारे में एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि पुराने वाले जो इंग्लिश जो ग्रामरियन थे वो मानते थे कि 8 ही पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। डिटरमिनर्स को उन्होंने एडजेक्टिव में ही इंक्लूड कर लिया था, इनको भी एडजेक्टिव ही समझते थे। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश कहती है नहीं, ऐसा नहीं है, एडजेक्टिव और डिटरमिनर्स अलग अलग हैं, इनको एक अलग क्लास दी जाए और उसका नाम क्या रखा? डिटरमिनर। इस प्रकार से 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए। 9वां पार्ट ऑफ स्पीच कौन है? डिटरमिनर्स। तो मैं मॉडर्न इंग्लिश के साथ जाना चाहूंगा, मैं भी यही मानता हूं कि एडजेक्टिव और डिटरमिनर्स दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं और 9वां पार्ट ऑफ स्पीच कौन है? डिटरमिनर्स। आइए बात करते हैं क्या होते हैं डिटरमिनर्स। तो सुनिएगा, अ डिटरमिनर इज अ वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन। देखिए इसीलिए, है ना, लिखा है बिफोर अ नाउन, ठीक है, इसीलिए इनको भी क्या समझा जाता है? एडजेक्टिव, ठीक है ना, क्योंकि वो भी नाउन के पहले आते हैं और ये भी नाउन के पहले आते हैं। लेकिन ये नाउन को डिटरमाइन करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं, लिमिटेड करते हैं, जबकि एडजेक्टिव जो होते हैं वो डिस्क्राइब करते हैं, उनकी क्वालिटी के बारे में बात करते हैं, है ना। ये उनकी संख्या बताते हैं, ये उनकी मात्रा बताते हैं, ये बताते हैं कि वो डेफिनिट नाउन है, ये बताते हैं कि वो इनडेफिनिट नाउन है, ये उनकी तरफ इशारा करते हैं। बात समझे किस समय? तो ये डिटरमाइन करते हैं, ये क्लैरिफाई करते हैं, ये डिस्क्राइब नहीं करते हैं। यही फर्क है डिटरमिनर्स और एडजेक्टिव में।
ठीक है। तो ये डिटर्मिनर्स हैं। तो डिटर्मिनर्स में बहुत सारी चीजें हो सकती है, जैसे आर्टिकल्स हो गए ए एंड द, ये सारे के सारे क्या है, डिटर्मिनर्स है। जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव्स हो गए, दिस हो गया, दैट हो गया, दीज हो गए, दोस हो गए। तो कहने का मतलब क्या, ये सब क्या होते हैं, डिटर्मिनर्स होते हैं। फिर हम जब भी इनको पढ़ेंगे आगे ग्रामर में तो मैं आपको सब कुछ क्लियर करूंगा। आइएगा बात करते हैं अब, आई सॉ अ डॉक्टर। तो ये जो अ लिखा मैंने, सॉरी ए जो लिखा है, पढ़ूंगा अ, लेकिन मैं अगर इसको अकेले को बोलूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, ए। मैंने आपको कहा है कि जब कभी भी हम इस लेटर की बात करें तो हम इसे ए पढ़ेंगे। तो मैंने यहाँ पे ए लगाया। अब मैं जब इस सेंटेंस में पढ़ूंगा तो मैं इसको अ पढ़ूंगा। आई सॉ अ डॉक्टर। क्लियर है। तो मैंने यहाँ पे जो ये ए लगाया है, जिसको मैंने अ पढ़ा है ना, आई सॉ अ डॉक्टर, तो ये क्या है, एक डिटर्मिनर है। क्लियर हो गया। ये बता रहा है कि डॉक्टर जो है वो कोई डेफिनिट नाउन नहीं है, ठीक है, और सिंगुलर नाउन है। ठीक है सर। दिस बुक इज नॉट माइन, दिस बुक इज नॉट माइन। ये जो दिस है ये डेमोन्स्ट्रेटिव है। ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव है। ये एक प्रकार का क्या है, डिटर्मिनर। तो इस प्रकार से ये थे आपके 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब लास्ट में जाकर मैं एक बार कंक्लूजन दे देना चाहता हूँ कि हमने आज क्या पढ़ा है। ठीक है, एक सेंटेंस के जरिए मैं आपको बता देता हूँ कि भाई मैंने आपको बताया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। सीधी बात है, मैंने आपको कहा कि एक भाषा में बहुत सारे शब्द होते हैं, लेकिन उन शब्दों को हम क्लासीफाई कर सकते हैं, अलग अलग क्लास में हम उन्हें कैटेगराइज कर सकते हैं। सीधी सी बात है। तो हमें पता होना चाहिए कि एक सेंटेंस में वर्ड्स जो हैं, ये वर्ड्स जो आए हैं, ये वर्ड्स कौन कौन सी क्लास के हैं, ये कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच है। सीधी बात है। तो आइएगा हम समझते एक सेंटेंस है। ठीक है, इस सेंटेंस में बहुत सारे वर्ड्स हैं और हम देखते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेट करते हैं या इनका कैटेगरी कौन सा है। ठीक है, सुनिएगा। देखिए, जस्ट सेंटेंस लिखा मैंने, वाओ द स्मार्ट बॉय रन वेरी क्विकली एंड कॉट द बस इन टाइम। अब देखिएगा बहुत सारे वर्ड्स हैं। अब देखते हैं इनमें कौन क्या है। सबसे पहले वाओ, ये इंटरजेक्शन है। उसके बाद द, ठीक, ये डिटर्मिनर है। उसके बाद स्मार्ट, ये बॉय को, कहने का मतलब बॉय की क्वालिटी बता रहा है। सीधी बात है, इसको मॉडिफाई कर रहा है। तो ये स्मार्ट जो है वो एडजेक्टिव है। बॉय एक नाउन है। रन एक वर्ब है। वेरी एक एडवर्ब है। क्विकली भी एक एडवर्ब है ना। मैंने आपको कहा था कि एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता। तो देखिए ये एडवर्ब इस एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। क्लियर है। एंड कॉट है ना। एंड जो है वो है आपका कंजंक्शन, जो जोड़ने का काम कर रहा है। कॉट फिर एक वर्ब है। द फिर एक डिटर्मिनर है, आर्टिकल। ठीक है। बस एक नाउन है। इन एक प्रेपोजिशन है और टाइम भी एक नाउन है। तो इस प्रकार से देखिए मैंने इन सारे शब्दों को पहचाना कि ये कौन कौन से शब्द है ना, ये जो शब्द हैं ये कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच से आए हैं या इनका क्लास कौन कौन सा है। क्लियर है। तो आप समझ गए होंगे कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या देखते हैं। अब हम बात करते हैं लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की। अगर आपको मेरा आज का मैटर पसंद आया है, अगर आपको लगा है कि हाँ सर आपने बहुत ही काम की चीज़ बताई है, मज़ा आ गया, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें। अगर आपको लगता है कि आगे किसी के काम आ सकता है तो उन्हें शेयर करें, उन्हें मेरे चैनल को रेकमेंड करें। अंत में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों से भी कहे कि वो भी सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं इसके बाद में अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।